चलिए इसमें नहीं देखना, इधर देखना, ठीक है ना। तो सब लोग यहाँ BHU BSc के लिए आए हैं। आप लोग 2021 का पेपर देंगे, ठीक है। तो इस बार पेपर कोई दिया था BHU BSc का? दिए थे आप लोग? दिए थे? बस अकेले दिए थे? कितना क्वेश्चन किए थे वाला, कुछ आइडिया? 70 क्वेश्चन। तो ठीक है, कम से कम आपको मान के चलिए BHU में अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे, वो भी सारा का सारा सही होना चाहिए। 90 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जा करके आपका सिलेक्शन पक्का मतलब कंफर्म मान लेना कि हो जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। देखिए फिजिक्स में से कितना क्वेश्चन रहता है? 50 क्वेश्चन फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, और मैथ्स या फिर बायो अगर हम ले लें तो इसमें से 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और टोटल एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है बालक? 3। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये कितने का हो गया? टोटल कितना आता है? 450, 450 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। और उसमें से आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म तब होता है जब आप करीब मन चाहा आप चाहेंगे वहाँ भी जा करके आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। तो मन चाहा तभी मिलेगा जब आप मान के लिए कम से कम 250 नंबर के ऊपर रहेंगे, तो आप जो सब्जेक्ट चाहेंगे वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आइडिया लगाते हैं अगर टोटल 150 क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें से आपको 90 क्वेश्चंस बिल्कुल सही से करने होंगे सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम आपके 90 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक। चलिए ये बात हो गई हम लोग भाई कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको करने रहेंगे सिलेक्शन के लिए। आगे आते हैं टॉपिक पे हम लोग फिजिक्स पे। मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो फिजिक्स में से कुल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स, आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स, ठीक है। दोनों ईयर का मिला करके आपको केवल 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। और बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर इसने दिया है लड़के तो पता होगा क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ज़रा से भी ध्यान देंगे तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। और हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल बढ़िया से बना हुआ देंगे, ठीक है। मतलब जो BHU में पूछे गए हैं पहले, या हम लोग गेस करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आपको सिर्फ उतना क्वेश्चन करना है, बाकी साइड में अलग में कोई बुक नहीं लेना है आपको। ये नहीं कि पता जाके बुक खरीद रहे हैं किसी के बहकावे में आकर के, कोई बुक आपको अलग से नहीं खरीदना है, ठीक है। वो सब कुछ हम देंगे यहाँ से, जो देंगे सिर्फ उतना ही पढ़ना रहेगा, ठीक है। अलग से कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करना, ठीक। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग 11th में आप पढ़े होंगे सबसे पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। नाम सुने हैं? हिंदी की दिक्कत, इंग्लिश की दिक्कत हो बताते रहना, ठीक है। बीमीय विश्लेषण, ठीक है, नाम सुने हैं? चलिए देखिए यहाँ पे चीज़ें हम इंग्लिश डायमेंशनल एनालिसिस है तो उसको आप पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, ठीक है। देखिए इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा अभी से, क्योंकि आप जब BSc करने जाएंगे तो सब कुछ इंग्लिश में रहता है, कुछ वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि भाई हिंदी में पढ़ना है। तो इसलिए आप चीज़ें पहले से जानिए, ये नहीं मतलब वहाँ सिलेक्शन तो हो गया वहाँ जाकर फेल हो गए, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही सीखिए आपको देखो AP बोर्ड वालों को डबल मेहनत करना होगा। एक तो BHU BSc की तैयारी भी करना है और साथ साथ इंग्लिश का भी सीखना पड़ेगा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा आप बोलते रहेंगे, पूछते रहेंगे, सर इसका हिंदी बता दीजिए क्या होगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम ये समझेंगे कि आपको आ रहा है। इसलिए कोई भी दिक्कत हो, जैसे मैंने डायमेंशनल एनालिसिस बोला, तो अगर नहीं आया इसका मतलब क्या है ये तो पूछिए तुरंत। इसका मतलब होता है बीमीय विश्लेषण, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का रहेगा BHU BSc में, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपको BHU BSc में पक्का आना ही आना है, हर बार आता है, ठीक है। और वो कैसा आता है वो भी आपको बता देंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने से पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बोले तो भौतिक राशियाँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कोई बताएगा क्या होता है? बताइए, फिजिकल क्वांटिटी का भी नाम सुने हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं?
फिजिक्स में जितने भी आप क्वांटिटी पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो सबके सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, बताइए। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी स्केल से मेजर कर सकें, ठीक है, जिसको हम किसी स्केल से मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, समझ गए। या जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे मैं बोलूँ भाई लेंथ, लेंथ को मेजर किया जा सकता है? लेंथ बोलिए भाई, हाँ ना। लेंथ हम जो पूछे, लेंथ को मेजर कर सकते हैं? किससे मेजर करते हैं आप लोग लेंथ को? किसी चीज़ की लंबाई अगर नापना होता है तो किससे नापते हैं? स्केल से, वही जिसको इंची टेप बोलते हैं, उसी से नापते हैं। मतलब हम लोग लंबाई को नाप सकते हैं, लंबाई को मतलब बोले हैं कि लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब लंबाई क्या हुआ है, लेंथ क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर को नाप सकते हैं क्या? किससे? टेम्परेचर को नापने के लिए एक मशीन बनाया गया है जिसको थर्मोमीटर बोलते हैं, ये ना थर्मोमीटर ही होता है ना। या कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मशीन लेकर के चेक करते हैं आपका टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है थर्मल स्कैनर, ये भी टेम्परेचर आपका नापता है। मतलब टेम्परेचर को भी हम लोग नाप सकते हैं। इसका मतलब तब जिसको नाप सकते हैं वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी स्केल से, या जिसको नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि इस बंदे के अंदर स्टेमिना ज़्यादा है और इस बंदे के अंदर स्टेमिना कम है। नाम सुने स्टेमिना का? कभी ऐसा गांव में कहीं भी लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई इसके पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, इसके पास स्टेमिना काम करने की बहुत ज़्यादा है, इसके पास स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या कभी कोई ये बताया कि भाई इसके अंदर इतनी स्टेमिना है और इसके अंदर इतनी स्टेमिना कम है? ऐसा कोई बताया है? ऐसा नहीं बताया ना। इसका मतलब ये है कि स्टेमिना को नाप नहीं सकते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं। तो स्टेमिना को मेजर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या स्टेमिना फिजिकल क्वांटिटी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि स्टेमिना को नाप नहीं सकते हैं। तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, और जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। ठीक, चलिए, हमको डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, बस आप जानते रहें। अगर आपको लिखना है तो अपने लिख सकते हैं अपने जानने के लिए। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी के यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल इसको बोलते हैं मूल राशियां, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। आप हिंदी लिखते रहेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, बताइए। तुम लोग बेटा सब लोग भूल चुके हो लग रहा है ना, 11th वाला भूल गए हो? अच्छा, चलिए कोई नहीं, तब मतलब हमको ही बताना है सब कुछ ना। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को मूल राशियां बोलते हैं। आप लोग लिखते रहेंगे, तुम लोग लिखते रहना कहीं साइड में। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो बिल्कुल प्योर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यह किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सर नहीं होता है, ठीक है। जो बिल्कुल प्योर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो बिल्कुल प्योर होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और जो प्योर नहीं हुई वो क्या हुई, डिराइव्ड, बोले तो व्युत्पन्न, ठीक है। जैसे लंबाई की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, क्या लेंथ किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बना हुआ है? लेंथ को आप बना सकते हैं किसी चीज़ से, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का जो भी मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके, ऐसा कुछ। तो लेंथ यहाँ पे बिल्कुल प्योर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए लेंथ क्या हुआ, फंडामेंटल हुआ। अच्छा, अगर मैं फोर्स बोलूँ तो फोर्स बिल्कुल प्योर है, फोर्स बल ये प्योर है कि नहीं? जो प्योर फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास द्रव्यमान एक्सेलरेशन त्वरण।
तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स देखिए क्या हुआ, मास और एक्सेलरेशन को मिला करके बनाया गया है। क्या कह रहे हैं, फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन को मिला करके बनाया गया है। तो जो दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मिक्सर होते हैं, मिक्स होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है। तो क्या होगा, डेराइव्ड होगा। ठीक है, देखो जो प्योर होंगी, बिल्कुल प्योर फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे, और जो प्योर नहीं होंगी उसको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो फोर्स की अगर मैं बात किया हूँ, फोर्स देखिए क्या है, मास और एक्सेलरेशन का मिक्सअप है, मतलब फोर्स प्योर क्वांटिटी नहीं है। तो फोर्स तब क्या होगा, डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। बोलिए क्लियर है। एरिया नाम सुने होंगे आप लोग, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या एरिया फिजिकल कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा बताइए, डेराइव्ड होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को मिल करके बनाया गया है एरिया को। ठीक है, वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम बोलो तो आयतन, वो भी क्या होगा, डेराइव्ड होगा। ठीक है, समझ गए कि फंडामेंटल क्या होगा और डेराइव्ड क्या होगा, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब देखिए, अब हमको ये जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी तो ढेर सारी हैं, लाखों करोड़ों होंगी फिजिकल क्वांटिटी, अब उसमें से कौन सी फंडामेंटल होंगे और कौन से डेराइव्ड होंगे, अब हमको ये जानना है। तो डेराइव्ड तो ढेर सारी होती हैं, फंडामेंटल केवल 7 होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 होती हैं। तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो सब क्या होंगे, डेराइव्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो देखिए, नोट कर लिए, नोट करते रहिएगा सब लोग, नोट करिए तब। चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक, ये कुल 7 होंगी, तो लिख रहे हैं पहला मास, दूसरा होगा लेंथ, तीसरा होगा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7th होगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास ऑफ, हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी का हिंदी जानना हो तो बोलिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट मोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट पता है, विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, टाइम समय, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान। ठीक है, चलिए हो गया बालक। अब देखिए आते हैं इसी में फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो भी यूनिट होंगी उसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो भी यूनिट होंगी उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो बताइए मास का यूनिट क्या? तो हिंदी हुआ ना, मास का यूनिट मात्रक, केजी, किलोग्राम, इसी में नापते हैं ना। तो मास को किस में नापते हैं? केजी। तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी। लंबाई किस में नापते हैं? लेंथ को मीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। वही वाला हिंदी नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका यूनिट क्या होता है? मोल। ये केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया। फंडामेंटल यूनिट्स की जो भी यूनिट होंगी उसको बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? नोट करिए इतनी बातें। अब देखो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। अच्छा नोट करिए, बता रहा हूँ। हो गया। देखिए अब वो क्वेश्चन इसमें पूछता है कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और जैसे देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कोई क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, उसमें ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। जैसे यहाँ मैं लिख दिया मास, दूसरा लिख दिया फोर्स, तीसरा लिख दिया आपका एरिया, चौथा लिख दिया आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इस बताइए इन चारों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? सभी है। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज है बताइए, चारों में से कौन है? मास है। जान चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से एक आते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ऐसे कुछ एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी दे देगा, बोल देगा इसमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आपको ये सातों याद होना चाहिए। और याद रहे एक चीज़ और, ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। पता लगा पहले लेंथ लिख रहे हैं फिर बाद में मास लिख रहे हैं, ऐसे नहीं याद। आपको सीरियल वाइज पूरा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। हुआ क्या कि अभी सब फिजिकल क्वांटिटी को एक डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया, ठीक है। हर चीज़ को डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाया जाता है। तो ऐसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया डायमेंशनल फार्मूला। उसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग उसको डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसका देखते हैं क्या होगा। डायमेंशनल एनालिसिस किया गया तो हर एक तो, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ। जैसे मास की बात करें तो मास को डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया, उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। मास को मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ध्यान रहे कैपिटल M से डिनोट करेंगे और इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। किससे क्लोज करेंगे? बड़े ब्रैकेट से क्लोज करेंगे हमेशा। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर आप बड़े ब्रैकेट से क्लोज नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। और चीज़ें M जो रहेगा हमेशा कैपिटल में रहेगा। हाँ, अब आता है लेंथ। लेंथ को किससे करते हैं? L से, वो भी कैपिटल L रहेगा, ठीक है। टाइम को T से, गुड।
और बताइए टेम्परेचर को के से। अच्छा, अब अगर आप अलग कभी बुक अगर देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे किसी बुक में देखेंगे के से रहेगा, या फिर इसको थीटा से भी डिनोट किया जाता है टेम्परेचर को। तो हो सकता है किसी बुक में के दिया है या किसी बुक में थीटा दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, वो दोनों बात बराबर है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का बताइए, ए से, गुड। अब ए होता है और किसी बुक में देखेंगे तो यहाँ आई से भी डिनोट किया रहता है, तो भी कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको ए से भी करंट होगा, आई से भी करंट ही होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताइए, कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, बताइए कैपिटल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल, मोल, ठीक है। ये सबका हो गया डायमेंशन, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट हम लोग करेंगे। अच्छा, अब हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो भी है डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया। तो जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला करके ही बनाया गया रहता है। जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी मैंने बताया था इससे पहले, तो जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला करके बनाई होती हैं। तो अगर हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला अगर पता चल चुका है, तो क्या हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग उसकी बात करेंगे, फिलहाल इसको नोट करिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, बताइए आप एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो उसको निकालिए, आप निकालिए। देखिए, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लिख सकते हैं एल इंटू बी, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ एल क्या है? लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल, और ब्रेड्थ क्या है? इसका भी क्या होगा? एल ही होगा, क्योंकि ये भी हमको लेंथ ही एक तरीके का होता है, इसका भी एल। तो एल एल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल टू द पावर, ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशन हुआ, लेकिन हमको बताना है डायमेंशन फार्मूला, तो वो कम से कम MLT के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें M L T तीनों आना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका देखिए। इसमें M का टर्म है नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसके पावर 0 कर देते हैं, फिर L लिखा जाएगा। यहाँ L का टर्म है तो L के पावर 2। क्या T का टर्म है? नहीं है, तो T के पावर क्या कर देंगे? 0। तो ये इसका होगा डायमेंशन फार्मूला। देखो MLT कभी भी LMT नहीं लिख सकते हैं, मैंने इसलिए बताया था फिजिकल को जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको सीरियल वाइज याद करेंगे। पहले क्या आता है? मास, फिर क्या आता है? लेंथ, फिर क्या आता है? टाइम, फिर क्या आता है? टेम्परेचर। तो डायमेंशन फार्मूला को भी आप उसी तरीके से ही लिखेंगे, इसलिए मैंने बताया था आप सीरियल वाइज याद करेंगे। पहले मास होता है तो पहले मास को लिखेंगे, फिर क्या होता है? लेंथ होता है तो फिर लेंथ को लिखा जाएगा, फिर क्या आता है? टाइम आता है तो फिर टाइम को लिखेंगे। उसके बाद अगर कुछ अगर आता है तो क्या लिखा जाएगा? फिर टेम्परेचर था, अगर टेम्परेचर हो तो उसके बाद टेम्परेचर लिखा जाता है, ये नहीं कि पहले टेम्परेचर कर दे रहे हैं, तो भी गलत हो जाता है। समझ गया ना? इसलिए मैं बोला था कि उसको आप सीरियल वाइज याद रखेंगे। तो ये होगा डायमेंशन फार्मूला, ठीक। चलिए
मैं आपको फटाफट दे रहा हूँ चीज़ें, आप हमको निकाल के बताइए क्या क्या होगा। डेंसिटी, डेंसिटी जानते हैं? घनत्व, घनत्व। अब उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डेंसिटी का, क्या होता है आपको पता है? क्या? अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होता है? आयतन, आयतन तब क्या होता है? दोनों सेम है तब? फॉर्मूला पता है या बताएं? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। हो गया? कितना आया? सबका आया? आया है? क्या आया है? क्यों नहीं आ रहा अभी? क्यों? कहाँ दिक्कत आ रही बताइए? मास का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का पता है। अब इसके लिए हमको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का क्या होता है? तो देखिए बालक, वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यही पड़ेगा ना? तो L लेंथ है, इसका L होगा। B भी क्या है? लेंथ है, इसका भी L होगा। हाइट भी क्या होता है? लेंथ होता है, इसलिए इसका भी L होगा। तो ये क्या हो जाएगा? L टू द पावर 3, ठीक है? वॉल्यूम का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होगा? M होगा। बोलिए, क्लियर है? अपॉन लेंथ, सॉरी वॉल्यूम का क्या होगा? L टू द पावर 3। बोलिए, क्लियर है? अब इसको एक साथ लिखते हैं। अब इसको जब एक साथ लिखेंगे तो ये देखिए चीज़ें डिनोमिनेटर में है, तो ये कहाँ जाएगी? ऊपर। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्लस है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको लिखेंगे m L टू द पावर माइनस 3, यही करेंगे। अच्छा, अब इसको एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, तो m L टू द पावर माइनस 3। t भी लिख लेते हैं लगे हाथ। t का टर्म इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब t की पावर क्या? 0। ये हो गया डेंसिटी का। बोलिए, क्लियर है? ठीक है। आगे आप बताएंगे मुझे वेलोसिटी का। वेलोसिटी जानते हैं? वेग। m0 L t की पावर माइनस, ठीक है? तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, ठीक है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम इंटरवल, या टाइम यहाँ पढ़ते हैं फिलहाल। अब डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। ये होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं हम लोग? मीटर में नापते हैं। मतलब ये एक टाइप का क्या हुआ? लेंथ होगा, लंबाई होगा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L होगा। समझ में आ रहा है? अपॉन टाइम का तो पता ही है आपको, टाइम का t होता है। अब फिर से इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर क्या है? 1 है। जिससे पावर कुछ नहीं, उसको 1 मान लिया जाता है, ठीक है? तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 पावर में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे L t पावर -1। और अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। तो m का टर्म है
तो नहीं है, तो m का पावर 0 l t का पावर -1। बोलिए, क्लियर है? गुड। अब आगे आते हैं, एक्सेलरेशन का बताइए तो। अब एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण होता है। हाँ, एल टी के पावर -2 याद है मतलब तुमको? मैं डायरेक्ट लिखूं? देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है ना। तो वेलोसिटी का हमने अभी निकाला है क्या? निकाले हैं, तो लिख देते हैं क्या, m0 l t के पावर -1 अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये t क्या करेगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस होगा, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो m0 l t के पावर -1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, t के पावर -1। अब देखिए m0 l लिख देते हैं। अब यहाँ t के पावर -1 है, यहाँ भी t के पावर -1 है, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर ये भी t है, ये भी t है, तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। तो m0 l t टू द पावर -2, ये होगा एक्सेलरेशन का। तो लगे हाथ आप फोर्स का बताइए तो। फोर्स, बल। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा, m, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाल के रखा हुआ है, क्या, m0 l टू द पावर -2। इसको एक साथ लिखेंगे तो m l टू द पावर -2। देखिए, डायमेंशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन में याद करने का तरीका होता है, आप उसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। कोई भी फार्मूला अगर आपको याद करना है, मैं केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशन फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फार्मूला अगर आपको याद करना है तो ये नहीं बैठ के रट रहे हैं रात भर। ठीक है, उस पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन लगाइए, इतना क्वेश्चन लगा जाइए कि फार्मूला अपने आप याद हो जाए। अगर आप ऐसा किए होंगे तो पता होगा। ठीक है, तो कभी रटने की कोशिश मत करना, उस पर याद करोगे तो भूल जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन ढेर सारा लगाए रहोगे तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का। अब आगे चलते हैं। देखो, अब BHU में जो पूछे गए हैं, थोड़ा सा उसकी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की। देखते हैं इतना बताने के बाद आप कितना कर पाते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नाम सुने हैं? इसका डायमेंशन फार्मूला खूब पूछा जाता है BHU में। तो बताइए क्या होगा फार्मूला, आपको पता है? पता है? करिए फिर, बताइए। नहीं पता है तो देखिए, आप फोर्स का फार्मूला पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है G m1 m2/r²। यहाँ पे जो G है, इसी का डायमेंशन फार्मूला बताना है आपको। बताएंगे? करिए, बताइए। ये BHU में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और इसको निकाल के छोड़ना मत, इसको रट जाना एकदम, इसका डायमेंशन फार्मूला। कितना? l t की पावर -2। देखते हैं वाला कितना आता है, लेकिन शायद आपको गलत है, गलत है आपका। m के पावर कुछ आया? m3 नहीं, गलत है। देखिए, यहाँ पे हमको G का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो पहले G इक्वल टू बताइए क्या आएगा।
पहले तो g इक्वल टू निकालेंगे, कितना आएगा, तो g इक्वल टू कितना आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें और इससे डिवाइड करिए, तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है बालक, तुम बायो ग्रुप से हो ना, बढ़िया ध्यान दो। हाँ बताइए। हाँ m-1 L 3 T-2। हाँ तब सही होगा, शायद सही होगा। हाँ सही है। करें, बताएं, तुम कर नहीं रहे हो, बोलो क्या दिक्कत है। दिक्कत है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब स्टार्टिंग में ध्यान उतर गया सर। क्या बात कर रहे हो, मैं तो अच्छा बताओ, मैं फार्मूला बता दिया है, फिर अब तो कर सकते हो ना यार, तो अब तो करो। 11th में बच्चे वैसे भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना। क्या हुआ? अच्छा तो पूछ लिया करो, ये सब दिक्कत आ रहा है क्या? ये सब ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है सीखना आपको। नहीं वो ठीक है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आगे जाओगे तो आपको ये सब जानना होगा। नहीं पता चला वहाँ जाओगे तो वहाँ नहीं आप ब्लेम कर सकते हैं ना, कंप्लेन नहीं कर सकते सर हमको नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है सीखना, आप सीखिए कैसे भी, ठीक, इससे आप भागना नहीं है हमें। जो ना है हिंदी उसका तुरंत पूछिए हमसे। चलिए इसको मैं कर रहा हूँ, देखिए फोर्स का भी हमने फाइंड किया था क्या, m/L⁻²। r क्या है बालक, डिस्टेंस होता है क्या, दो मास के बीच में या दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है r, तो r क्या हो जाएगा l, यहाँ l के पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन m1 क्या है मास, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m इंटू m2 क्या है अगेन मास, ये भी मास है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m। बोलिए सही है। अब देखिए g इक्वल टू लिखेंगे m, यहाँ देखिए l² है और ये l है, तो ये मिलेगा क्या हो जाएंगे l⁻3 t⁻2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा m⁻2। सही है। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो g इक्वल टू, तो m के पावर क्या करेंगे -1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे, क्या हुआ नहीं, ऐसे ये तरीका गलत है, काटे हुआ तरीका गलत है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो m⁻3 t⁻2 यहाँ पे तो g इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ देखिए m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर -2 है, तो m के पावर क्या बचेगा -1 और l के पावर 3 t⁻2, तो ये होगा g का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको आप याद रख लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है इस बार। अच्छा तो ये सब डायमेंशन फॉर्मूला खूब पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि वहाँ बैठ के निकाल रहे हैं, अगर वहाँ बैठ के निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो जो बताया जाएगा याद करने के लिए उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उठाए चलिए आगे आप पढ़े रहे होंगे कुछ, कैपेसिटेंस का नाम सुने हैं, कैपेसिटेंस संधारित्र, ठीक है, और रेजिस्टेंस का नाम सुने हैं, प्रतिरोध, और एक होता है इंडक्टेंस का नाम सुने हो, प्रेरकत्व, ठीक है। इसका खूब पूछा जाता है, देखिए कैसे, वो लड़के तुम लिख लेना उधर साइड में तुम लोग। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो कभी कभी फार्मूला आपसे पूछता है ना, जैसे C × R का बताइए क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, लिख दे रहे हैं ना, C × R बता रहे हैं C क्या है और R क्या है, और L × C का डायमेंशन फार्मूला पूछता है खूब क्या होता है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए C यहाँ पे होता है क्या, कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग धारिता, नाम सुने होंगे, और L और R हमारा होता है रेजिस्टेंस,
इसको क्या बोलते हैं बालक? और L क्या होता है हमारा? इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है, तो हमको इसका डायमेंशन फार्मूला बताना है। कोई बता पाएगा कि C इंटू आर का क्या होगा और L इंटू सी का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? तो उसके लिए आपको C का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए और R का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए और L का, तीनों का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। पता है? तब बताइए कैसे बताया जाए। क्या निकाल पाएंगे आप? अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला निकालिए तो निकाल पाएंगे? अब V इज इक्वल टू, देखिए कभी V इज इक्वल टू आई आर पढ़े थे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई करके यहाँ से रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। लेकिन कितना लंबा प्रोसेस होगा बताइए? होगा बहुत लंबा प्रोसेस। मुझे लग रहा है आधा घंटा टाइम ले लोगे करने में, पूरा निकालने में। अगर मैं दे दूँ तो निकाल लोगे आधा घंटे में या और कम टाइम में? चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, ये भी खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए C इंटू आर, जहाँ C क्या है? कैपेसिटेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस। तो अगर C इंटू आर का डायमेंशन फार्मूला पूछे तो इसका T होता है, याद रखेंगे क्या होता है? T, केवल T होगा, टाइम के बराबर होगा। L इंटू सी, इसका जो होगा डायमेंशन फार्मूला ये T स्क्वायर के बराबर होगा। इसको आप याद रखेंगे तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो अभी बताने वाला हूँ मैं। C इंटू आर का कैसे याद रखेंगे भाई? शर्ट, सबको नाम याद है? शर्ट, तो हर कोई शर्ट पहनते हो यार, शर्ट। तो ऐसे याद रखेंगे, श में पहले स आ रहा है मतलब उसका क्या होगा? C, फिर क्या आएगा? र आ रहा है तो उसका क्या होगा? R, लास्ट में क्या मिला? T। तो शर्ट करके याद रखेंगे आप, आपको याद रहेगा। शर्ट का मतलब C इंटू आर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? T के बराबर होगा। याद रहेगा, ये बस आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको याद रखते हैं। L C का क्या होता है? T स्क्वायर होता है। इसको आप याद रखेंगे लास्ट स्क्वायर। लास्ट का क्या करना है? स्क्वायर करना है। लास्ट L, फिर स या C क्या? T स्क्वायर। तो लास्ट स्क्वायर से क्या मतलब L इंटू सी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? T स्क्वायर होगा। यहाँ से आप ये याद रखने का मैंने तरीका बताया। अब देखो क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा भैया कि R बाई एल का डायमेंशन फार्मूला बताइए। R बाई एल अगर तुमसे पूछ दिया तो क्या करोगे? पहले R का निकालोगे डायमेंशन फार्मूला, फिर L का निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, यही करोगे ना? मतलब इतना अभी भी इतना करोगे? हाँ, अगर R बाई एल का मैं पूछ दिया तो कैसे निकालोगे आप? अब देखो, अगर C इंटू आर में, अगर हम C इंटू आर में अगर L बाई सी का डिवाइड कर दे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, R बाई एल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? तो अगर ये याद है तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे R बाई एल। तो क्या किया है? C R में किसे डिवाइड किया है? L इंटू सी से डिवाइड कर दिए हैं, तो क्या मिल गया? R बाई एल मिल गया। मतलब R बाई एल को निकालने के लिए हमको सी आर अपॉन क्या करना है? एल सी करना है। तो उसके लिए बताइए सी आर का डायमेंशन फार्मूला क्या? T, और एल सी का ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा? T के पावर -1। बोलिए, डायरेक्ट लिख दिए हैं, समझ में आया है? मतलब R बाई एल का क्या होगा? T के पावर -1। समझ गए कैसे निकालना है? अच्छा, इसी का उल्टा अगर L बाई आर पूछ दे तो वो R बाई एल है ये, अगर L बाई आर पूछ दिया तब क्या करेंगे? तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है बातें? समझ गए ना? तो ये चार चीज़ें हैं, इन चारों में से एक तो लगभग हर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट करिए।